हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में काफी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथियों, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया था, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं फ्री में पीडीएफ देता हूँ। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? 1 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है प्यारे साथियों? 3 अंग है। कितने अंग है? 3 अंग है। ठीक है, ऑप्शन में भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग है, आप लोग को याद कर लेना है। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है वी.एस. नायपॉल कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता, व्यापारी या इंजीनियर या मजदूर नेता? तो वी.एस. नायपॉल कौन थे प्यारे साथियों? नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ठीक है, कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को याद कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्यारे साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? हंटर समिति, डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति या चेम्सफोर्ड समिति? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति। ठीक है, ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में रह सकता है ये प्रश्न। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1879 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1881 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1883 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1885 ईस्वी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। कब हुई? 1885 में हुई। ऑप्शन में डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है प्यारे साथियों, ये भी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? ऑप्शन ए है संघीय सूची, ऑप्शन बी है राज्य सूची, ऑप्शन सी जो है संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में संघ एवं राज्यों के बीच जो अधिकारों का विभाजन हुआ कितनी सूची में हुआ था? तो 3 सूची में हुआ था। जो कौन कौन है? संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, ऑप्शन में सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कहता है तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? तो तारी विरोधी आंदोलन जो है किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में। कहां शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन में सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद करते चलना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है WTO का विस्तारित रूप है क्या है? वुमेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड टूर ऑर्गेनाइजेशन या वीक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो WTO का जो फुल फॉर्म होता है प्यारे साथियों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, कहता है सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है या मानवीय आपदा है या सामान्य आपदा है या इनमें से कोई नहीं? तो सूखा जो होता है, सुखाड़, प्राकृतिक आपदा क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद करते चलना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है साख का क्या अर्थ है? विश्वास करना या ऋण लौटाने की क्षमता या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो साख का अर्थ क्या है प्यारे साथियों? विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। तो ऑप्शन में ए और बी राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन में सी यहाँ पर देखिए राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 3 अप्रैल, 3 सितंबर? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है प्यारे साथियों? 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। कहता है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने या मार्टिन लूथर ने या मुहम्मद पैगंबर ने या ईसा मसीह ने? तो किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मार्टिन लूथर, आप लोग को याद कर लेना। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मनमोहन सिंह, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहा था बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? उजला ग्रह कहते हैं, या नीला ग्रह, या हरा ग्रह, या लाल ग्रह। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा जो कि राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, झेलम, सतलज, ब्यास। तो भाखड़ा नंगल परियोजना जो है प्यारे साथियों सतलज नदी पर अवस्थित है। ठीक है, सतलज नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पटना में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है प्यारे साथियों हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल, दीर्घकाल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय मुद्रा बाजार में, कहा भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार की ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल। क्या हो जाएगा? अल्पकाल हो जाएगा। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारा साथियों। कहता है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? ऑप्शन ए है मुंबई से पुणे, ऑप्शन बी है पुणे से अहमदाबाद, ऑप्शन सी जो है पुणे से थाने, ऑप्शन डी जो है हावड़ा से खड़गपुर। तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी जो है किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो चली थी मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच। ऑप्शन में सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों आपके एग्जाम के लिए, और ये क्वेश्चन जो है इस बार छपने वाला है। ठीक है, कहता है भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो भारत में कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और ऑप्शन में से यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्यारे साथियों किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट, तंबाकू, कपास, रबर। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है प्यारे साथियों? जूट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद करते चलना है। ठीक है, कहता है चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? प्रथम है, दूसरा है, तृतीय, चौथा है। तो चाय के उत्पादन में, किसके उत्पादन में? चाय के उत्पादन में विश्व में, कहा विश्व में भारत का स्थान क्या है? दूसरा है। भारत का स्थान दूसरा है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और कहता है अगला प्रश्न भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा, बरौनी, या डिगबोई, या गुवाहाटी। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? डिगबोई में स्थित है। कहाँ स्थित है? डिगबोई में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, इसको आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, आपको याद करके जाना है और आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन रहने वाला है। कहता है फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। किसने अपनाई? अंग्रेजों ने, व्यवसाय प्रधान, या उद्योग प्रधानों ने, उपयुक्त तीनों ने। तो फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने। और ऑप्शन में ए जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को ये भी याद करके जाना है एग्जाम में। कहता है सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? श्रीलंका में, भारत में, बेल्जियम में, पाकिस्तान में। तो सत्ता में साझेदारी की सर्वोत्तम प्रणाली, कैसी प्रणाली? सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? तो बेल्जियम में की गई। कहाँ विकसित की गई? तो बेल्जियम में की गई। और ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। और अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, कहता है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 6, 8। तो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में?
दो भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो कहता है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है कब से कब तक को कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि को कहा जाता है वित्तीय वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न कहता है भारत में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधित्व को चुनने का अधिकार किसे है? निर्वाचन आयोग को, जनता को, आपराधिक छवि वाले लोगों को, या धनाढ़ वर्ग को? तो भारत में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है प्यारे साथियों? तो जनता हो जाएगा। क्या जनता को अधिकार है? ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको ये प्रश्न जरूर याद करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ISI या हॉलमार्क या एगमार्क या इनमें से कोई नहीं? तो स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए, यानी सोना की आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए जो है किस चिन्ह का होना आवश्यक है प्यारे साथियों? तो हॉलमार्क। क्या है? हॉलमार्क हो जाएगा। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है प्रो इकबाल यूनुस या प्रो मोहम्मद यूनुस या मोहम्मद रहीम यूनुस या मोहम्मद शफीक यूनुस? क्या हो जाएगा? बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? प्रो मोहम्मद यूनुस है। ठीक है, प्रो मोहम्मद यूनुस है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है लोकतंत्रात्मक या प्रजातंत्रात्मक या राजतंत्र या इनमें से कोई नहीं? तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है लोकतंत्रात्मक। कैसी है? लोकतंत्रात्मक है। और ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न कहता है संघीय व्यवस्था में सरकार होती है दोहरी, एकल, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो संघीय व्यवस्था में सरकार जो होती है दोहरी होती है। ठीक है, द्विस्तरीय होती है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। कहता है 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने किसका नारा दिया था? गरीब हटाओ या पूर्ण स्वराज या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो 1971 ईस्वी में आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने गरीब हटाओ का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? गरीब हटाओ का नारा दिया था। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कहता है नरेगा कार्यक्रम के नाम से किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई या मुरली मनोहर जोशी या महात्मा गांधी? तो नरेगा कार्यक्रम के नाम से किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो महात्मा गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को या 15 सितंबर 1950 को या 15 अक्टूबर 1951 को, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो प्रश्न कहता है प्लास्टिक मुद्रा है, एटीएम है या ड्राफ्ट या चेक है या उपयुक्त तीनों? तो प्लास्टिक मुद्रा क्या है? एटीएम है। क्या है? एटीएम है। एटीएम को हम प्लास्टिक मुद्रा भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। कहता है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलुरु। तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और अगला प्रश्न देखिए
कहता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 मार्च, 22 अप्रैल। तो उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। आप लोगों को याद कर लेना है, 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन में बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1904 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1920 ईस्वी। तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ कब हुआ? 1904 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्यारे साथियों, बिहार बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब को, केरल को, बिहार को, दिल्ली को। तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन में सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? ऑप्शन ए है राजतंत्र, ऑप्शन बी है लोकतंत्र, ऑप्शन सी अधिनायकवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सरकार का कौन सा प्रकार जो है सबसे अच्छा माना जाता है? तो लोकतंत्र जो है सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, अभिकेंद्र, अनुकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है उसे कहा जाता है भूकंप केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में बस 40 क्वेश्चन था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना इसे ना भूलिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।